बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की मौत को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई इसे हादसाती मौत करार दे रहा है, कोई इसे कत्ल कह रहा है। आज की इस वीडियो में इनकी हलाकत के हवाले से मैं कुछ अहम इंकशाफात करना चाहता हूँ। क्या उस्मान काकड़ को कत्ल किया गया? उस्मान काकड़ को क्यों कत्ल किया गया अगर किया गया? और सबसे अहम इनकी हलाकत के हवाले से वो CCTV फुटेज जिसका आपने अभी तक जिक्र भी नहीं सुना, इसमें ऐसा क्या है जो इनके कत्ल के हवाले से शकूक व शुबात को जन्म दे रहा है? उस्मान काकड़ का जनाजा देखकर उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नमाज जनाजा और तदफीन में लोगों ने जिस बड़े पैमाने पर शिरकत की वो बलूचिस्तान की पश्तून आबादी वाले इलाकों में अब तक शायद सबसे बड़ा इज्तिमा है। बड़ी तादाद में सियासी रहनुमा और सियासी कारकुनों की शिरकत के बायस ही एक सियासी इज्तिमा भी बन गया। उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई मौलाना अताउर रहमान ने पढ़ाई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं पर बलूचिस्तान में दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन स्पेशल इजाज़त मिलने पर उन्होंने जनाजे में शिरकत की। जिस वक्त उस्मान काकड़ घर में थे तो इनके घर में इनकी एक 11 साला बच्ची और एक खातून जो शायद इनकी भाभी थी, उसके सिवा और कोई नहीं था। उस्मान काकड़ घर के निचले हिस्से में थे और बच्ची भी उसी हिस्से में थी, जबकि खातून ऊपर वाली मंजिल पे थी। उस्मान काकड़ अपने घर के एक कमरे में आराम करने गए तो इनकी बच्ची इनके पास मौजूद नहीं थी। घर के इस कमरे का दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता है, जहाँ हमारी मालूमात के मुताबिक एक CCTV कैमरा भी नस्ब है। अब उसमें क्या देखा गया, ये फुटेज कानून नाफिज करने वाले इदारों की बजाय किसे दी गई, इसका भी मैं जिक्र कर दूंगा, लेकिन थोड़ी देर में। जब काफ़ी देर उस्मान काकड़ इस कमरे से बाहर नहीं निकले तो उनकी बेटी अपने वालिद साहब को देखने गई कि क्या वजह कि वो अभी तक कमरे में नहीं निकले। जब बेटी कमरे में दाखिल हुई तो इसने अपने वालिद को ज़मीन पर बेहोश पाया। उस वक्त ख्याल किया गया कि शायद वो दिल का दौरा पड़ने या किसी और वजह से गिर गए हैं और बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला उनके सर पे शदीद चोट आई है, जिसके बारे में ये ख्याल किया गया कि शायद जब वो गिरे हों तो उनका सर किसी चीज़ से टकराया हो। इस वक्त महमूद खान अचकज़ई ने बताया था कि उन्हें घर पर अचानक दौरा पड़ा है, जिसके बायस वो गिरे और उनके सर पे चोट आई। उस्मान काकड़ 17 जून की दोपहर 3 बजे जना रोड पर वाक़ पख्तूनख्वा मैप पार्टी के दफ्तर से घर गए थे और इनके साथ जो ज़ाती मुहाफ़िज़ था वो उस्मान काकड़ के घर पहुँचने के बाद वापस पार्टी के दफ्तर आया था। उस्मान काकड़ को बेहोशी की हालत में कोयटा के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों की एक टीम ने इनके दिमाग का ऑपरेशन भी किया, लेकिन वो होश में नहीं आए। बाद में सिंध हुकूमत ने इलाज के लिए उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया। और ये बात हैरान कौन है कि अगर उनके सर पे किसी चीज़ से हमला किया गया तो उनकी चीखने की आवाज़ क्यों नहीं आई, और ऐसी कौन सी चीज़ सर पे मारी गई कि इनका सर बुरी तरह मुतासर हुआ, लेकिन घर वालों को कोई खून या कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि इनकी सर पे शदीद चोट है, जो बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया। जनाजे के इज्तिमा से बात करते उस्मान काकड़ के साहबजादे खुशहाल खान काकड़ और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने उस्मान काकड़ की मौत को बाकायदा कत्ल करार दिया और इनके कत्ल की जिम्मेदारी मुल्क के 2 खुफिया इदारों पर डाल दी। खुशहाल के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि उस्मान के सर पे बहुत चोटें लगी थी और गिरने की वजह से नहीं हो सकती। अब वो अपने इस इल्ज़ाम को तक़वियत देने के लिए उन्होंने उस्मान काकड़ के साबिक इल्ज़ामात का सहारा लिया। उस्मान काकड़ ने सेनेट में कहा था कि मुझे इशारे और पैगामात दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता। मुझे कुछ हुआ या मेरे बच्चों को कुछ हुआ, मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो परवाह नहीं, क्योंकि मुझे मेरे नज़रियात, जमहूरियत, मेरी कौम और पार्लियामेंट की बालादस्ती ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मुझे या मेरे ख़ानदान को अगर कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी 2 इदारों पे होगी, और मैं ये इसलिए रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ ताकि खाते में गुम ना हो जाए। अब पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी की जानिब से जारी इलामिया में इनके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। उस्मान काकड़ की उम्र 60 साल थी और इनके करीबी रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि इनकी मौत तबई नहीं और उन्होंने मौत की वजूहात बारे में तहकीकात का मुतालबा कर रखा है। महमूद खान अचकज़ई ने तो इस हवाले से कहा है कि अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो हम इनको बता सकते हैं कि उस्मान काकड़ को किस तरह धमकियाँ मिली और किस तरह लोग इनके घर में दाखिल हुए और उन पर हमला किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई इशारा किस तरफ कर रहे हैं। ये उस फुटेज की बात कर रहे हैं जो उस्मान काकड़ के घर के बाहर कैमरे से ली गई, उसे अभी तक खुफिया रखा गया। हमारे ज़राए ने जो हमें मुखबरी की है, इसके मुताबिक ये फुटेज उस्मान काकड़ के अहलखाने के पास थी, जिसे अब पार्टी के हवाले कर दिया गया। और इस फुटेज में पहले एक शख्स उस्मान काकड़ के घर में दाखिल होता है, इसके बाद 2 और अशखास दाखिल होते हैं और थोड़ी देर बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। पार्टी और अहल खाना इस फुटेज की बुनियाद पर उस्मान काकड़ की मौत को कत्ल करार दे रहे हैं, लेकिन इस कत्ल का जिम्मेदार किसी इदारे को करार देना तो कबल वक्त है। इस मुल्क में कितने लोग हैं जो धमकियों का जिक्र करते हैं, जिनमें सर फहरिस्त मियां नवाज शरीफ है, उनकी साहबजादी हैं।
یہ سیاسی مقصد کے لیے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسری طرف ان پہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی حفاظت بھی اداروں کی ذمہ داری بن جائے۔ اور تو اور مریم نواز اور نواز شریف کی واپسی کے لیے ان کی زندگی کی ضمانت مانگ رہی ہے۔ پہلے عدالت نے حکومت سے ان کی زندگی کی ضمانت مانگی تھی، تو اب یہ کام وہ خود کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ ان کے قتل میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ دراصل معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ عثمان کاکڑ کے جنازے پہ جو ماحول تیار کیا گیا، اگر آپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما اور پشتون الیسی جرگے کی سربراہ نواب ایاز خان جوگزئی کے بیان پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا حالات کس طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، پشتونوں کو ایسے قدم اٹھانے پہ نہ مجبور کیا جائے کہ پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ ایک فوٹیج کی بنیاد پہ اس نام لینا شروع کر دینا کسی صورت میں پاکستان کے مفاد میں تو نہیں۔ بہرحال بلوچستان میں امن و امان کو یقینی بنانا افغانستان میں ابھرتے ہوئے سیاسی مسائل اور ماحول کے تناظر میں بھی اہم ہو گیا۔ ایک طرف امریکہ اپنی من مانیاں کر رہا ہے اور دوسری طرف بھارت سر عام بلوچستان میں شرنگیزی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہر ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے۔ اور سابق ترجمان تحریک طالبان پاکستان احسان اللہ احسان عثمان کاکڑ کے قتل کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب اگر یہ واقعی قتل ہے تو کیا یہ دشمن کا کام نہیں ہو سکتا؟ افغانستان کے صدارتی محل سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر اشرف غنی نے عثمان کاکڑ کی موت پہ دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ عثمان کاکڑ افغان سرزمین کے زیرک سیاستدان اور امن کے خواہاں تھے۔ وہ افغان امن عمل کے حمایتی اور افغانستان میں بیرونی مداخلت کے شدید مخالف تھے۔ عثمان کاکڑ ہر قسم کے تشدد، ظلم و جبر کے خلاف اپنے مظلوم اور محکوم عوام کی آواز تھے اور ان کی موت افغان سرزمین اور عوام کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔ افغان حکومت اور عوام کی جانب سے ہم پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اور ان کے خاندان کے غم میں شریک ہیں۔ ایک طرف تو یہ بیان، تو دوسری طرف 2 دن بعد ہی بغیر کسی ثبوت کے اداروں پہ الزام لگ گیا۔ بہرحال ایسے معاملات کو انتہائی دانش مندی اور احتیاط سے ڈیل کرنا چاہیے اور ساتھ میں عثمان کاکڑ کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون بھی ہونا چاہیے۔ کسے نہیں پتا کہ دشمن نے لاہور سے لے کے کوئٹہ تک اپنی سرگرمیاں تیز کر دی اور افغانستان سے بدامنی کو پاکستان لانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پختونخوا میپ اور عثمان کاکڑ کے خاندان کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ یہ ثبوت ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ حکومت ان کے ساتھ تحقیقات میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اب ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ہم ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے اور دوسری جانب اس موقع پہ ملک دشمن چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بھی جو تازہ ترین اپڈیٹ آئے گی وہ تو میں آپ کو فراہم کروں گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔